नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण भी कहते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम DDC और UDC के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप इनसे पहले वाली क्लास में जाकर उन्हें देख सकते हैं। उनके बारे में मैंने हर एक डिटेल बताई है आपको। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में, जिसे हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण भी कहते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन का विकास एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। एस.आर. रंगनाथन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता भी कहते हैं और इन्होंने ही भारत में पुस्तकालय विज्ञान को आगे बढ़ाया था। इनका पुस्तकालय विज्ञान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एस.आर. रंगनाथन प्रारंभ में मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो जब ये लाइब्रेरियन बने तो इन्हें लाइब्रेरी साइंस में आगे अध्ययन के लिए इन्हें लंदन भेजा गया था। एस.आर. रंगनाथन 1924 में लंदन में रहते हुए अन्य वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि मौजूदा पुस्तकालय वर्गीकरण योजना विषयों के बहुआयामी और गतिशील विस्तार को संभालने में असमर्थ थी। तो 1924 के अंदर एस.आर. रंगनाथन लंदन में रहते हुए कई सारी वर्गीकरण पद्धतियों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो पुरानी वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं वो विषयों के बहुआयामी और गतिशील विस्तार को संभालने में असमर्थ हैं। जब एस.आर. रंगनाथन लंदन में अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर पुस्तकालयों में पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए कई सारी वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं, तो उन्होंने भारत में भी एक ऐसी ही वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने का सोचा था। तो उन्होंने इसके लिए 1924 से 1928 के बीच में कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया। आगे देखते हैं। 1924 से 1928 के बीच में भारतीय गणितज्ञ और पुस्तकालयाध्यक्ष रंगनाथन ने पुस्तकालयों के लिए एक सामान्य वर्गीकरण प्रणाली के रूप में कोलन क्लासिफिकेशन का विकास किया। जो रंगनाथन थे उन्होंने 1924 से लेकर 1928 के बीच में एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया, जो कि थी कोलन क्लासिफिकेशन। ये पहली फेसेटेड स्कीम थी। जो कोलन क्लासिफिकेशन थी ये पहली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी। इससे पहले जो DDC थी वो सारी एनोमेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम का पार्ट थी ना। कोलन क्लासिफिकेशन को प्रथम बार 1933 में प्रकाशित किया गया था। इसका निर्माण तो 1924 से लेकर 1928 के बीच में हो गया था, परंतु इसे प्रथम बार 1933 में प्रकाशित किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन में विषयों को पक्षों में बांटकर उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा था। प्रारंभ में कोलन क्लासिफिकेशन में विषयों को पक्षों में बांटा जाता था और उनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कोलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु स्टार्टिंग में सिर्फ कोलन का ही प्रयोग किया जाता था, इसीलिए ही इसका नाम कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम पड़ा। कोलन क्लासिफिकेशन की अवधारणा रंगनाथन को बच्चों के खिलौने मेकानो सेट से मिली थी। जो रंगनाथन थे उनको कोलन क्लासिफिकेशन की अवधारणा कहाँ से मिली थी? मेकानो सेट खिलौने से मिली थी, जो कि बच्चों का खिलौना है। अब हम कोलन क्लासिफिकेशन के एडिशंस के बारे में देख लेते हैं। इसके कुल 7 एडिशन आए हैं। इसके 6th एडिशन का एक रिवाइज्ड एडिशन भी आया था। तो हम इसके कुल 8 एडिशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एडिशन कब आए थे और ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एडिशन। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 के अंदर, और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। और जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था ये रिजिडली फेसेटेड स्कीम का उदाहरण था। कोलन क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन 1939 को यानी 1939 में आया था और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, और ये भी रिजिडली फेसेटेड स्कीम का उदाहरण था। कोलन क्लासिफिकेशन का तीसरा एडिशन आया था 1950 में यानी 1950 में, और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, और ये भी रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण था। कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा एडिशन आया था 1952 को 1952 को,
और ये भी 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण था। कोलन क्लासिफिकेशन का 5वां एडिशन 1957 में आया था और ये भी 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण है। कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन 1960 में 1960 में आया था और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये भी फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण था। इसके बाद 6th एडिशन का रिवाइज्ड एडिशन आया था और ये आया था 1963 में यानी 1963 में और ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये भी फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण था। इसके बाद कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया था 1987 में यानी 1987 में और ये 5 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये फुल्ली फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम का उदाहरण था। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम यानी विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक पद्धति है। इसमें पहले विषयों को उनके पक्षों में तोड़ा जाता है और फिर उन पक्षों को जोड़कर क्लास नंबर का निर्माण किया जाता है। अब हम इन एडिशंस के बारे में एक एक करके देखेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे, इनमें क्या क्या खास था उनके बारे में देखेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 के अंदर। ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला था रूल्स, इसके अंदर 127 पेज थे और दूसरा भाग था शेड्यूल, इसके अंदर 135 पेज थे। उसका तीसरा भाग था इंडेक्स, इसके अंदर 106 पेज थे। टोटल मिलाकर 369 पेज हो गए। कई पुस्तकों में 307 पेज भी बताए गए हैं क्योंकि जो इंडेक्स हैं इसके अंदर कई पुस्तकों में सिर्फ 45 पेजेस ही दे रखे हैं। मैंने आपको बता रखा है, इसमें दे रखा है नोट के रूप में कि इंडेक्स में 45 पेज है और ये कहाँ दे रखा है? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें बताया गया है कि इंडेक्स के अंदर 45 पेज ही हैं और कई पुस्तकों में कितने पेज भी बता रखे हैं इंडेक्स के अंदर? 106 पेज। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पहला है अंकन यानी नोटेशन। इसमें मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया गया है और इसमें 26 रोमन कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया गया है मेन क्लास के लिए। यानी जो मेन क्लास है हमारी, उनके लिए किसका प्रयोग किया गया है? 26 रोमन कैपिटल लेटर्स का। और इसमें 23 रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग भी किया गया है। इसमें से ILO का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें इंडो अरबिक नंबर्स का भी प्रयोग किया गया है 0 से लेकर 9 तक। कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन सब डिवीज़न, ज्योग्राफिकल सब डिवीज़न, लैंग्वेज डिवीज़न, टाइम डिवीज़न के लिए विशेष शेड्यूल प्रदान किए गए हैं। जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसके अंदर कॉमन सब डिवीज़न, ज्योग्राफिकल डिवीज़न, लैंग्वेज डिवीज़न और टाइम डिवीज़न के लिए विशेष प्रकार के शेड्यूल प्रदान किए गए हैं। और कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में ही फेज रिलेशन यानी दशा संबंध का प्रावधान भी किया गया था। हमने फेज रिलेशन की क्लास अलग से ले ली है, तो आप वहाँ जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था इसमें फेज रिलेशन की शुरुआत हो चुकी थी। जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था इसी में ही बुक नंबर्स यानी ग्रंथांक निर्माण की प्रक्रिया भी व्यक्त की गई थी। कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में ही प्रत्येक मेन क्लास के लिए पृथक शेड्यूल सम्मिलित किए गए थे और इसके फर्स्ट एडिशन में प्रत्येक मेन क्लास में वर्गांक जोड़ने के लिए कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस एडिशन में कॉमन आइसोलेट्स के लिए रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया गया है। जो कॉमन आइसोलेट्स हैं उनके लिए रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया गया है और इसमें कुछ विधियां यानी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। जैसे भौगोलिक डिवाइस यानी ज्योग्राफिकल सब डिवीज़न था उसका प्रयोग किया गया है। कालक्रमिक यानी टाइम डिवीज़न का प्रयोग किया गया है। विषय विधि यानी सब्जेक्ट डिवीज़न का प्रयोग किया गया है और इसमें वर्ण विधि यानी अल्फ़ाबेटिकल डिवीज़न का प्रयोग किया गया है। इन सभी के बारे में जो हमारी क्लास थी डिवाइसेस के ऊपर, उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ लिया है, तो आप वहाँ जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल से। इसमें सिर्फ हम इनके नाम ही पढ़ेंगे।
जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था, इसी संस्करण में हॉस्पिटलिटी इन अराई के लिए ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किया गया है। जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था, इसी संस्करण में हॉस्पिटलिटी इन अराई के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन के पहले संस्करण को माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन था, उसे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में माला भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर हमने कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बारे में हमने हर एक डिटेल पढ़ ली है। फिर भी इसमें कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट एडिशन देखेंगे, सेकेंड एडिशन। कोलन क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन 1939 में प्रकाशित हुआ था और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग था रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका दूसरा भाग था शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास, इसका तीसरा भाग था इंडेक्स और इसका चौथा भाग था एग्जाम्पल्स फॉर क्लासिक डिवाइस विथ क्लास नंबर। ये इसके 4 भाग हो गए। इस संस्करण में विषयों का वर्गीकरण करने के लिए 5 फंडामेंटल कैटेगरीज यानी 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा दी गई थी। जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज थी, उसकी अवधारणा पहली बार सेकेंड एडिशन में ही दी गई थी। इसमें एक विषय को 5 पक्षों में बांटा गया था। इसमें प्रत्येक श्रेणी की अभिव्यक्ति एक पक्ष द्वारा की जाती है। अब हम इसके 5 पक्ष देखते हैं, कौन कौन से इसके पक्ष हैं। पहला है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व पक्ष, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। दूसरा है मैटर यानी पदार्थ, जिसे हम एम से दर्शाते हैं। और तीसरा है एनर्जी यानी ऊर्जा, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। और चौथा है स्पेस यानी स्थान, जिसे हम एस से दर्शाते हैं। और पांचवा है टाइम यानी काल, जिसे हम टी से दर्शाते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में प्रत्येक पक्ष का योजक चिन्ह कोलन ही रखा गया था। हालांकि इसके बाद के जो एडिशन आए थे, उसमें प्रत्येक पक्ष के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, परंतु जो सेकेंड एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का, इसके अंदर प्रत्येक पक्ष के लिए सिर्फ कोलन ही रखा गया था योजक चिन्ह। कोलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग स्पिरिचुअल एंड माइस्टिज्म के लिए, मतलब अध्यात्म और रहस्यवाद हेतु किया गया है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में डेल्टा का प्रयोग किस लिए किया गया है? स्पिरिचुअल एंड माइस्टिज्म के लिए, है ना। आगे देखते हैं। ऑटो बाइस डिवाइस हेतु हाइपन का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर भी ऑटो बाइस डिवाइस का प्रयोग किया गया है, तो उसको दर्शाने के लिए हाइपन का प्रयोग किया गया है। जो ऑटो बाइस डिवाइस है, उसको कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहा गया है। जो कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया, उसमें ऑटो बाइस डिवाइस को नाम बदलकर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कर दिया गया। और बहुत सारी किताबों में हाइपन का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के 3rd एडिशन से शुरू बताया गया है। कोलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन की नेक्स्ट विशेषता है ऑक्टेव डिवाइस। ये एक अंकन विधि है जो बिना किसी नई श्रेणी को शामिल किए मौजूदा वर्गीकरण श्रृंखला में नए विषयों या आइसोलेट्स को जोड़कर क्लास नंबर का विस्तार करने की अनुमति देता है। तो ऑक्टेव डिवाइस एक अंकन विधि है जो किसी नई श्रेणी को शामिल किए बिना मौजूदा वर्गीकरण श्रृंखला में नए विषयों या आइसोलेट्स को जोड़कर क्लास नंबर का विस्तार करने की अनुमति देता है। ऑक्टेव डिवाइस के लिए 1 से लेकर 8 तक के अंकों का प्रयोग किया गया है, यानी 1 से लेकर 8 डिजिट तक का प्रयोग किया गया है। इसमें 9 अंक को खाली रखा गया है, जो 9वां अंक है उसको खाली रखा गया है। इसमें वर्तमान में ऑक्टेव डिवाइस का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका वर्तमान में नाम है सेक्टर डिवाइस। तो ऑक्टेव डिवाइस का नया नाम क्या है?
सेक्टर डिवाइस। कॉलन क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में ऑक्टेव प्रिंसिपल का प्रयोग किया गया है। जो कॉलन क्लासिफिकेशन है इसका सेकंड एडिशन में ऑक्टेव जो प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन। कॉलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन 1950 में आया था। इस एडिशन में प्रत्येक मूल वर्ग यानी बेसिक क्लास के लिए अलग अलग फेसेट फॉर्मूला दिए गए थे। जो थर्ड एडिशन आया था इसमें बेसिक क्लास के लिए अलग अलग फेसेट फॉर्मूला दिए गए थे। कॉलन क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में फेवर्ड लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए डैश का प्रयोग किया गया है। डैश यानी हाइपन। तो जो इसका जो थर्ड एडिशन आया था इसके अंदर फेवर्ड लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए डैश यानी हाइपन का प्रयोग किया गया है। और इस एडिशन में कुछ शब्दावलियों यानी टर्मिनोलॉजी में भी सुधार किया गया था। तो इसमें इस एडिशन में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ एडिशन। कॉलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन 1952 में आया था। ये एडिशन ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड स्कीम के अंतर्गत आता है। कॉलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में राउंड्स एंड लेवल्स यानी आवर्तन एवं स्तर का प्रयोग किया गया है। इसमें पक्ष के पूर्व प्रयुक्त संख्या से आवर्तन तथा पक्ष के पश्चात प्रयुक्त संख्या से स्तर को स्पष्ट किया गया है। इस संस्करण में रंगनाथन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसी भी मुख्य वर्ग के अधिकतम 5 पक्ष हो सकते हैं। रंगनाथन ने इन 5 पक्षों को 5 फंडामेंटल कैटेगरीज यानी 5 मूलभूत श्रेणी नाम दिया था। कॉलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में रंगनाथन ने बताया था कि एक मुख्य वर्ग के अधिकतम 5 पक्ष हो सकते हैं, परंतु उसमें उनको जोड़ने के लिए किसी अलग योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया था, सिर्फ कॉलन का ही प्रयोग किया गया था। परंतु इसके फोर्थ एडिशन में प्रत्येक पक्ष के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में इन 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहला है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के लिए कोमा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है मैटर यानी पदार्थ, इसके लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। तीसरा है एनर्जी यानी ऊर्जा, इसके लिए कोलन का प्रयोग किया गया है। चौथा है स्पेस यानी स्थान, इसके लिए डॉट का प्रयोग किया गया है। और पांचवा है टाइम यानी समय, इसके लिए भी डॉट का ही प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के इस एडिशन में समस्त सामान्य एकलों के लिए यानी जो कॉमन आइसोलेट्स हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट यानी पूर्ववर्ती सामान्य एकल, और दूसरा है पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट यानी परवर्ती सामान्य एकल। इन 2 भागों में कॉमन आइसोलेट्स को विभाजित किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में ही मेन क्लास जनरेलिया को दर्शाने के लिए रोमन स्मॉल लेटर Z का प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के फोर्थ एडिशन में ग्रीक भाषा के विभिन्न अक्षरों का प्रयोग आंशिक रूप से व्यापक मूल वर्गों के लिए किया गया है। जैसे पहला है बीटा, इसका प्रयोग मैथमेटिकल साइंस को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरा है गामा, इसका प्रयोग फिजिकल साइंस को दर्शाने के लिए किया गया है। तीसरा है मू, इसका प्रयोग ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस को दर्शाने के लिए किया गया है। चौथा है नू, इसका सिंबल भी ये वी टाइप से दिखता है आपको, इसका प्रयोग ह्यूमैनिटीज़ के लिए किया गया है। और पांचवा है सिग्मा, इसका प्रयोग सोशल साइंस को दर्शाने के लिए किया गया है। इसी संस्करण में इसके रूल्स जो पार्ट था इसका उसको भी संशोधित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन था ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें इसका पहला जो भाग था वो था रूल्स, इसको इस संस्करण में संशोधित किया गया था।
अब हम देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन का 5th एडिशन। ये 1957 में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन के 5th एडिशन में समस्त मुख्य वर्गों का क्रम 4 क्षेत्रों में निर्धारित किया गया था। अब हम इन चारों जोन्स के बारे में देख लेते हैं। इसका फर्स्ट जोन है जनरलिया अप्रोच मेन क्लास। इसके लिए नोटेशन का प्रयोग किया है रोमन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी स्मॉल ए से लेकर जेड तक का प्रयोग किया गया है। इसका सेकंड जोन है रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड मेन क्लासेस। इसके लिए नोटेशन का प्रयोग किया गया है इंडो अरबिक न्यूमेरल्स का, यानी 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया गया है। इसका थर्ड जोन है प्रॉपर मेन क्लास। इनको दर्शाने के लिए रोमन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यानी जो बड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उनका प्रयोग किया गया है A से लेकर Z तक का। और इसका चौथा जोन है फोर्थ जोन, जो कि है न्यूली कंस्ट्रक्टेड, यानी जो नए मेन क्लास बने हैं वो इसमें रखे जाते हैं और इनको दर्शाने के लिए पैक्टेड नोटेशन का प्रयोग किया गया है। इसका पहला जोन था जनरलिया अप्रोच मेन क्लास। कोलन क्लासिफिकेशन में स्मॉल z का प्रयोग जनरलिया को दर्शाने के लिए किया गया है। जो जनरलिया अप्रोच मेन क्लासेस हैं जितनी भी, उनको दर्शाने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया गया है, यानी स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया गया है। तो वैसे ही इसका एग्जांपल है जनरलिया क्लास, इसके लिए स्मॉल z का प्रयोग किया गया है। दूसरा है रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड मेन क्लास। इसका एग्जांपल है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के लिए 1 डिजिट का प्रयोग किया गया है और लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 का प्रयोग किया गया है, बुक साइंस के लिए 3 का प्रयोग किया गया है और जर्नलिज्म के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। ये कोलन क्लासिफिकेशन में ही है, ये सारी इसकी मेन क्लास है। इनको दर्शाने के लिए ये न्यूमेरल्स का प्रयोग किया गया है, इंडो अरबिक न्यूमेरल्स का प्रयोग किया है। इसका तीसरा जोन था प्रॉपर मेन क्लास। इनको दर्शाने के लिए रोमन अल्फ़ाबेट्स जो बड़े लेटर्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। जैसे जो हमारा नेचुरल साइंस है उसके लिए बड़े ए का प्रयोग किया गया है और आगे है मैथमेटिक्स, इसके लिए बी का प्रयोग किया गया है और फिज़िक्स के लिए सी का प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही आगे जितनी भी मेन क्लास हैं इनके लिए रोमन लेटर्स का प्रयोग किए गए हैं, जो बड़े लेटर्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। वैसे ही जो इसका फोर्थ जोन है, इसमें न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेन क्लास को रखा जाता है, जिनको दर्शाने के लिए पैक्ट नोटेशन का प्रयोग किया गया है, पैक्टेड नोटेशन का प्रयोग किया गया है ना। कोलन क्लासिफिकेशन की 5th एडिशन में ही रंगनाथन ने दशा संबंध यानी फेज रिलेशन के लिए 3 स्तर सुनिश्चित किए थे। पहला था इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन यानी अंतर विषय दशा संबंध। दूसरा था इंट्रा फेसेड फेज रिलेशन यानी अंतर पक्ष दशा संबंध। और तीसरा था इंट्रा अराय फेज रिलेशन यानी अंत पंक्ति दशा संबंध। ये तीनों ही स्तर रंगनाथन ने बताए थे और इसमें रंगनाथन ने प्रत्येक दशा संबंध को 5 प्रकार के संबंधों में विभाजित किया था। यानी रंगनाथन ने पहले तो दशा संबंध के 3 स्तर बताए, फिर उन 3 स्तरों के 5 प्रकार के संबंध बताए हैं। इनमें से पहला था जनरल यानी सामान्य रिलेशन, दूसरा है बाइस, तीसरा है कंपैरिजन यानी तुलना, चौथा है डिफरेंस यानी भेद और पांचवा है इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। ये इसके 5 प्रकार के रिलेशन हो गए। रंगनाथन ने इस एडिशन में ही कुछ शेड्यूल्स और नियमों में भी बदलाव किया था। कोलन क्लासिफिकेशन के 5th एडिशन को 2 भागों में प्रकाशित करने का प्रस्ताव था, बेसिक और डेप्थ एडिशन। ये 2 भागों में प्रकाशित करने का सुझाव था, परंतु उस समय सिर्फ बेसिक एडिशन ही प्रकाशित हुआ तथा जो डेप्थ एडिशन था इसको 2012 में ISI कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखो, जो कोलन क्लासिफिकेशन का 5th एडिशन था, इसका रंगनाथन का विचार था कि इसे 2 भागों में प्रकाशित किया जाए। पहला तो बेसिक एडिशन हो गया और दूसरा हो गया डेप्थ एडिशन, परंतु उस समय ये संभव नहीं हो पाया। उस समय सिर्फ इसका बेसिक एडिशन ही आ पाया, परंतु 2012 में ISI कोलकाता द्वारा इसका जो डेप्थ एडिशन था उसका प्रकाशन किया गया।
इस एडिशन में नेटा और ब्रैकेट्स यानी कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया गया था। अब हम कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन देखते हैं। ये एडिशन आया था 1960 में। इस एडिशन में स्पेस और टाइम के लिए दूसरा स्तर पेश किया गया था, यानी सेकंड लेवल पेश किया गया था। इसमें ऊर्जा एकलों में संशोधन किया गया था। जो एनर्जी आइसोलेट्स हैं उसके अंदर इसमें संशोधन किया गया था। इसी संस्करण में एम्प्टी डिजिट की अवधारणा भी पेश की गई थी और इस संस्करण में ही ग्रीक लेटर्स के प्रयोग को कम किया गया था। मतलब प्रयोग तो किया गया था, इसके आगे जितने भी एडिशन आए कॉलम क्लासिफिकेशन के, उनमें ग्रीक लेटर्स का प्रयोग कम या फिर ना के बराबर ही किया गया है। कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन 3 भागों में विभक्त था। मतलब इसे 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। इस कॉलम क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन भी 3 भागों में ही प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 2nd, 3rd, 4th और 5th एडिशन, ये सारे जितने भी एडिशन थे ये 4 भागों में प्रकाशित हुए थे। उसके बाद जो 6th एडिशन है ये भी 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका पहला भाग है रूल्स यानी नियम। इसका दूसरा भाग है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की अनुसूचियाँ। और इसका तीसरा भाग है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स यानी क्लासिक और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची है। यानी जो इसका पहला भाग है इसमें तो नियम दिए हुए हैं और इसके दूसरे भाग में शेड्यूल्स दिए हैं क्लासिफिकेशन के, और इसके तीसरे भाग में क्लासिक्स और सेक्रेड बुक्स के अनुसूचियाँ दी हुई हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में कुछ कमियां रह गई थी, तो उसके लिए इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था। ये आया था 1963 में। तो अब हम कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th रिवाइज्ड एडिशन के बारे में देख लेते हैं। ये 1963 में आया था और इस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए डॉट की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। जो कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th रिवाइज्ड एडिशन आया, इसके अंदर टाइम फेसेट के लिए डॉट की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th रिवाइज्ड एडिशन में 6th एडिशन की गलतियों को सुधार कर एंश्योर के रूप में अंकित किया गया। मतलब जो भी कॉलम क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में गलतियां हुई थी उनको सुधार कर एनेक्श्योर के रूप में अंकित किया गया है। कॉलम क्लासिफिकेशन में ऑक्टेव डिवाइस का नाम बदलकर सेक्टर डिवाइस कर दिया गया था। इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास में परिवर्तन किया गया था, जिसे 6th रिवाइज्ड एडिशन में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इन मेन क्लास के बारे में देख लेते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन हुआ, इनके नोटेशन में परिवर्तन हुआ था। तो अब हम इनको देख लेते हैं। एक तरफ तो हमने रखा है मेन क्लास को रखा है, और एक तरफ हमने रखा है 6th एडिशन में प्रयुक्त नोटेशन को, और एक तरफ रखा है हमने 6th रिवाइज्ड एडिशन में प्रयुक्त नोटेशंस को। तो हम पहली हमारी मेन क्लास है माइनिंग। इसमें 6th एडिशन में तो इसके लिए HZ का प्रयोग होता था, और इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन में अब इसके लिए HX का प्रयोग होता है। दूसरी हमारी मेन क्लास है एनिमल हस्बेंड्री। 6th एडिशन में तो KZ का प्रयोग होता था, और इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन में KX का प्रयोग होता है इसके लिए। तीसरी मेन क्लास है हमारी फार्माकोजेनेसी। इसके लिए 6th एडिशन में तो LZ का प्रयोग होता था, परंतु इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन में LX का प्रयोग होता है। अब हमारी चौथी मेन क्लास है सोशल वर्ग। इसके लिए 6th एडिशन में तो YZ का प्रयोग होता था, परंतु इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन में YX का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसके लिए YX का प्रयोग करते हैं हम। पांचवी मेन क्लास हमारी मैथमेटिकल साइंस। इसके लिए 6th एडिशन तक तो बीटा का प्रयोग किया जाता था, परंतु 6th रिवाइज्ड एडिशन में अब इसके लिए A से लेकर Z तक का प्रयोग किया गया है। हमारी छठी मेन क्लास है फिजिकल साइंस। इसके लिए 6th एडिशन तक तो गामा का प्रयोग किया जाता था, परंतु 6th रिवाइज्ड एडिशन से अब इसके लिए BZ का प्रयोग किया गया है। हमारी सातवीं मेन क्लास है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। इसके लिए 6th एडिशन तक तो
एम यू का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसके लिए एम जेड का प्रयोग किया जाता है। हमारा 8वीं मेन क्लास है ह्यूमैनिटीज़। इसके लिए 6th एडिशन तक तो एन यू का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसके लिए एम जेड ए का प्रयोग किया जाता है। 6 रिवाइज एडिशन से है ना। हमारी 9वीं मेन क्लास है लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इसे पहले तो खाली रखा गया था 6th एडिशन तक, तो इसके लिए कोई नोटेशन का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु 6th रिवाइज एडिशन से इसके लिए एन जेड का प्रयोग किया गया है। हमारी 10वीं मेन क्लास है सोशल साइंस। 6th रिवाइज एडिशन तक तो इसके लिए सिग्मा का प्रयोग किया गया है, परंतु 6th रिवाइज एडिशन से इसके लिए एस एन का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने 10 मेन क्लास देख ली हैं। इनके 6th रिवाइज एडिशन में किन नोटेशन का प्रयोग किया है और 6th एडिशन में किस नोटेशन का प्रयोग किया जाता था, वो सारे हमने देख लिए हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में ही स्पेस फेसेट यानी स्थान पक्ष को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है फिजिकल फीचर यानी भू आकृतिक विशेषताएं। दूसरा है पॉलिटिकल डिवीज़न यानी राजनीतिक विभाजन। तीसरा है पॉपुलेशन क्लस्टर यानी जनसंख्यानुसार विभाजन। और चौथा है ओरिएंटेशन डिवीज़न यानी दिशानुसार विभाजन। इन 4 भागों को आगे हम विस्तार से देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसके नाम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। इस संस्करण में मेन क्लास यूजफुल आर्ट्स की अनुसूची में परिवर्तन किया गया है। जो मेन क्लास हमारी यूजफुल आर्ट्स, उसकी अनुसूचियों में इसमें परिवर्तन किया गया है और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था इस संस्करण में। पहला तो हुआ था 1964 में और दूसरा हुआ था 1969 में। तो इस संस्करण में कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार, 1964 और 1969 में। तो अब हम देखते हैं हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन। ये एडिशन 1987 में आया था। ये संस्करण रंगनाथन द्वारा नहीं लाया गया था, क्योंकि 1972 में रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये संस्करण आया था। ये संस्करण रंगनाथन के शिष्यों द्वारा लाया गया था। तो हम इसे देखते हैं। यह संस्करण ऐसा रंगनाथन की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। ये संस्करण 1987 में ए नील मैगनन और एम गोपीनाथन और एस के सीतारामा द्वारा विकसित किया गया था और इसे प्रकाशित भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसका कॉपीराइट वर्तमान में सल्स के पास है। सल्स यानी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना रंगनाथन द्वारा 1961 में की गई थी, परंतु इसे मान्यता 1963 में मिली थी। सल्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम बाद में। इस एडिशन को सल्स के तत्वाधान में एस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। मतलब इसका कॉपीराइट तो किसके पास है? सल्स के पास, परंतु इसे प्रकाशित सल्स के द्वारा एस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। मतलब सल्स ने इसको प्रकाशित किसके द्वारा करवाया था? एस पब्लिकेशन द्वारा इसको प्रकाशित करवाया था। यह संस्करण 5 भागों में विभाजित था। इसका पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, उसका दूसरा पार्ट था गाइडेंस टू बिगिनर्स, मतलब जो नए यूजर्स हैं उनके लिए गाइडेंस है। इसका तीसरा पार्ट था जनरल रूल्स, इसमें जनरल रूल्स दिए हुए थे। इसका चौथा पार्ट था जनरल डिवीजन ऑफ कॉमन आइसोलेट और इसका 5वां पार्ट था स्पेशल आइसोलेट। ये इसके 5 पार्ट थे, इनमें ये विभाजित था। कॉलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन एक अपूर्ण संस्करण है। इसके माध्यम से पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण असंभव है। मतलब जो 7th एडिशन आया था ये एक अपूर्ण संस्करण साबित हुआ, इसे वर्तमान में प्रयोग नहीं किया गया है। इसके माध्यम से पुस्तकालयों का वर्गीकरण बहुत असंभव सा हो गया था। कॉलन क्लासिफिकेशन में मेन क्लास के साथ व्यक्तित्व पक्ष यानी पर्सनैलिटी का एकल जोड़ने की पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसी संस्करण में फेज रिलेशन के लिए योजक चिन्ह 0 के स्थान पर एम्परसेंट का प्रयोग किया गया है। यानी पहले फेज रिलेशन को जोड़ने के लिए 0 का प्रयोग किया जाता था, परंतु 7th एडिशन में फेज रिलेशन को जोड़ने के लिए एम्परसेंट का प्रयोग किया गया है। इसी संस्करण में टूल फेज रिलेशन को भी जोड़ा गया है।
मैंने आपको बताया था कि फेज रिलेशन के 3 स्तर बताए थे और उन 3 स्तर के भी आगे 5 रिलेशन बताए हैं। उन 5 रिलेशन में एक रिलेशन और जुड़ा है, टूल्स। तो अब वर्तमान में कितने रिलेशन हो गए इसके? 6 रिलेशन हो गए थे। आगे देखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में पहली बार स्पेसिएटर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस संस्करण में स्पेसिएटर को जोड़ने के लिए डैश यानी हाइपन और इक्वल का प्रयोग किया गया है। तो आप ये याद रखना कि स्पेसिएटर की पहली अवधारणा 7th एडिशन में दी गई थी पहली बार, और इसको स्पेसिएटर को जोड़ने के लिए हाइपन और इक्वल का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में कुल 74 नोटेशंस का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 60 सिमेंटिक डिजिट और 14 इंडिकेटर डिजिट हैं। मतलब जो कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन था उसमें टोटल 74 नोटेशंस का प्रयोग किया गया है। इनमें से 60 नोटेशन तो हैं सिमेंटिक डिजिट्स, बाकी जो 14 डिजिट बचे हैं वो कहलाते हैं इंडिकेटर डिजिट। इसी संस्करण में ACI यानी एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है इसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। इसी संस्करण में किया था ये, है ना। इसी संस्करण में प्रत्येक बेसिक क्लास के लिए स्मॉल शेड्यूल्स प्रदान किए गए हैं तथा यूनिट शेड्यूल के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। तो इस संस्करण में प्रत्येक बेसिक क्लास के लिए स्मॉल शेड्यूल प्रदान किए गए थे और यूनिट शेड्यूल के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए थे। और इस संस्करण में बेसिक सब्जेक्ट को मेन बेसिक सब्जेक्ट और नॉन बेसिक सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। तो आज की इस क्लास में हमने कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने इसकी कुछ बेसिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा और हमने इसके 7 संस्करणों के बारे में अच्छे से पढ़ा। मतलब टोटल हमने 8 संस्करण पढ़े। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसका पहला एडिशन कब आया था? 1933 में। और इसका दूसरा एडिशन आया था 1939 में। इसका तीसरा एडिशन आया था 1950 में। इसका चौथा एडिशन आया था 1952 में। इसका 5वां एडिशन आया 1957 में। इसका छठा एडिशन आया था 1960 में। और फिर इसका 6th रिवाइज्ड एडिशन आया, यानी छठा रिवीजन एडिशन आया, ये 1963 में आया था। और इसका 7वां एडिशन आया था 1987 में। इसमें से इसके जो 6 एडिशन थे, 6 एडिशन और एक रिवाइज्ड एडिशन, ये तो SR रंगनाथन द्वारा लाए गए थे। और इसका जो 7वां एडिशन था ये A नीलमग्नन और सीतारमा द्वारा इनके द्वारा लाया गया था। और ये एडिशन रंगनाथन की मृत्यु के बाद आया था। तो आज हमने इनकी सारे एडिशन देख लिए, इनकी विशेषताओं के बारे में भी देख लिए हमने पूरी डिटेल से। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम 6th एडिशन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही एडिशन वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा जो 7th एडिशन है उसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि इसे उतनी मान्यता नहीं मिल पाई। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, या राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, NVS लाइब्रेरी की, जो भी आपका दोस्त किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं ताकि आपके साथ उनका भी भला हो। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।